आवाज़ के साथ हाजिर खिदमत आपकी मेज़बान रुवेज़ा राजपूत। आज मौजूद हैं जी हम सांदे में, जहां पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक ऐसा वाक़या जो आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी कि एक घर की बहू ने, जो घर की इज़्ज़त होती है, उसने अपने घर के दामाद और अपने सौतेले भाई के साथ मिलकर अपनी सास का कत्ल कर दिया। ये ड्रामा कैसे किया और ये कत्ल आखिर उस औरत के अंदर इतनी कैसी हिम्मत आ गई कि उसने एक औरत का ही कत्ल कर दिया। हम उस फैमिली के साथ मौजूद हैं जिनकी वालिदा का कत्ल किया गया। उनसे जानते हैं कि कैसे उनको ये सारा वाक़या पता चला और अब वो इंसाफ की तलाश में कहाँ कहाँ दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जानते हैं जी। इस वक्त मेरे साथ अनीस बीबी की दोनों साहबजादियाँ मौजूद हैं और ये बहन वो बहन है जिनके शोहर इस तमाम वाक़ये में मुलव्विस हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा कि क्या हुआ था। 19 फरवरी को मेरी वालदा का मर्डर हुआ है, जो कि हमें ये बताया गया था कि वो वॉशरूम में गिरी हैं और गिरने से उनके सर पे चोट आई है। चोट मतलब ज़्यादा गहरी थी कि जिसकी वजह से ब्लीडिंग रुक नहीं सकी और उनकी डेथ हो गई है। यही चीज़ हमें बताई गई थी और इसी वजह से मतलब कि हम अपने ज़हन में भी यही बना के बैठे हुए थे, सोच के वालदा वॉशरूम में गिरी है, क्योंकि उस टाइम घर पे सिर्फ मेरी एक भाभी, मेरा भाई और मेरी वालदा थी। तो हम उनको, जब उनकी डेथ हो गई, सबको पता चल गया, सब रिश्तेदार वगैरह इकट्ठे हो गए, तो उनकी जो जनाजा था वो बाहर पड़ा था। तो हम भी अपनी वालदा के पास बैठे रहे हैं सारी रात, क्योंकि अगले दिन मेरे भाई का इंतज़ार करना था हमने। अगले दिन मेरी वालदा की तदफीन की थी। सारी रात हम अपनी वालदा के पास बाहर बैठे रहे हैं। अगले दिन उनकी नमाज जनाजा थी। जब उनको तदफीन उनकी हो गई, उस रात हम लोग, मतलब 2 दिन गुजर चुके थे, उस रात हमने जब साथ वाला कमरा देखा, जिसकी छतों पे, दीवारों पे, हर जगह इतने ज़्यादा खून की छींटें थीं, फिर हमने इस बिना पर अपनी भाभी से सवाल किया कि ये इतना ज़्यादा ब्लड, आपने तो क्या हमें वॉशरूम में गिरी हैं, तो ये इतनी दीवारों पे, छतों पे ये ब्लड किधर से आया है? तो वो आगे से कहने लगी कि मैं तो अम्मी को देख के बेहोश हो गई थी, मुझे कुछ नहीं पता। उसने किसी किस्म का कुछ नहीं बताया। फिर हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज निकलवाई, जो कि सीसीटीवी फुटेज में साफ पता चल रहा था कि मेरे जो मियाँ, वो घर में घंटों से पहले, जो कह रहे थे मैं 5 मिनट पहले आया हूँ, और मुझे ना आकर ये कॉल किया कि अम्मी वॉशरूम में गिर गई, और मैंने आके उनको उठाया। अच्छा। लेकिन वो 5 मिनट कह रहा था, लेकिन हमने सीसीटीवी फुटेज में देखा वो तो घंटे पहले का अंदर था। मेरी भाभी, मेरे मियाँ और वो भाई था अंदर। 3 लोग घर में मौजूद थे, एक भाई, एक आपके मियाँ और एक आपकी भाई की बीवी यानी आपकी भाभी। जी, ये तीनों मौजूद थे। और उस दौरान मोहल्ले वालों ने मेरी वालदा की काफ़ी चीखों पुकार सुनी, और जो हमारे ऊपर मालिक मकान आंटी हैं, उन्होंने तो सारा देखा कि किस तरह मेरे मियाँ और मेरे भाई घसीटते हुए मेरी वालदा को साथ वाले कमरे में लेके जा रहे थे, और मेरी भाभी ज़ोर से दरवाजे को खींच के खड़ी थी कि मेरी वालदा अपने आप को बचा के बाहर ना आ सकें। अहले मोहल्ला ने हमें बाद में ये बोला है, वो तीसरे दिन, कुलों वाले दिन, कि हम आप दोनों बहनों को बड़ी दफ़ा समझाने की कोशिश कर रहे थे कि बेटा अंदर जाओ, देखो आपकी वालदा कहाँ गिरी हैं, लेकिन तुम लोग बहुत सदमे में थी। अपनी माँ की चेहरा अपनी आंखों से नहीं हटा रही थी, और ना ही उनकी चरपाई छोड़ रही थी। आप उठ के आपने अंदर जाना गवारा नहीं किया बेटा, आप सिर्फ वालदा को ही देखी जा रही थी। हमने अंदर अच्छा, ये वो लोग हैं जिन्होंने चीखों पुकार सुनी लेकिन तब कुछ नहीं किया, और मैयत के सामने बता रहे हैं कि अंदर जाके देखो। उस टाइम पे मेरी वालदा की मदद के लिए कोई भी नहीं आया। जिन्होंने सुना ना वो आए, जिन्होंने देखा वो भी बिल्कुल भी नहीं आए। बाद में सबने बताया कि हमने देखा, कोई कहता हमने चीख सुनी, लेकिन जब कमरे में देखा, सीसीटीवी फुटेज से सब पता चल गया। फिर जो बीच में हमजा था, उससे मेरे मामू ने पूछा कि तुम बताओ किस तरह क्या हुआ है। उसने कहा, उसने सारा इस तरह बता दिया कि जी हमने इस तरह मर्डर किया है, मिल के हर चीज़। उसके बाद हम लोग को, हमारे आगे ये बात खुल गई सारी कि मेरी वालदा वॉशरूम में नहीं गिरी। मेरी वालदा को सोए हुए को उठाकर इन लोगों ने सर पे डंडे मारे, उनको करंट लगाया, उनके मुंह पे तकिए रख के बैठे रहे, उनके जिस्म पे तशद्दुद किया, उनको इतने बुरे तरीके से इतनी अजियत वाली मौत दी, सिर्फ क्या, एक अपना गुनाह छुपाने के लिए कि मेरी भाभी के मेरे मियाँ के साथ ताल्लुकात थे, जो मेरी वालदा देख चुकी थी।
उसने इनके आगे हाथ जोड़े कि बेटा तुम भी हामला हो, बेटी भी हामला है, शादी को भी 8 माह हुए हैं, तो दोनों घर उजड़ जाएंगे बेटा, इन बच्चों की भी ज़िंदगियां जो आने वाले हैं उनकी ज़िंदगियां भी बर्बाद हो जाएंगी, तो आप कुछ सोचो। लेकिन वो औरत ने अपनी वो गलीज़पन को नहीं छोड़ा और उसने उस्मान के साथ मिलके, हमज़ा के साथ मिलके मेरी वालदा को ही इन लोगों ने तशद्दुद कर करके कत्ल कर दिया। अच्छा, आपने मुझे ये बताएं, क्या इस 8 महीने हुए आपकी शादी को, इन 8 महीनों में कभी आपको कोई शक हुआ ऐसा अपने मियाँ पे या भाभी पे? नहीं, मुझे किसी किस्म का कोई शक नहीं हुआ। ये मेरे सामने भाभी कह के बुलाता था, वो भी मेरे सामने भाई कह के बुलाती थी। मुझे मेरा कभी जहन ही नहीं गया, अगर ये सेपरेट भी बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, मैं रूम से बाहर भी जा रही हूँ, मैंने कभी अपने जहन में रखा ही नहीं था कि इन दोनों का आपस में कोई चक्कर हो सकता है या ये दोनों मेरी वालदा को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं या किसी किस्म का कुछ। कभी वालदा ने ऐसी कोई बात बताई हो कि? नहीं, हल्की फुल्की? बिल्कुल भी नहीं बताई। मेरे मामू के साथ ज़रूर 8 फरवरी को शेयर करके गई हैं, लेकिन हम बहन भाइयों में से किसी को कुछ नहीं बताया। वो सिर्फ हमारा घर बचाती बचाती आज अपनी ज़िंदगी गंवा बैठी हैं कि मैं अपना घर, बेटी का भी घर बचा लूँ, बेटे का भी घर बचा लूँ, किसी को ना बताऊँ। आप जब आपको मोहल्ले वालों ने बताया, क्या फिर आप अंदर आए, कमरा देखा, मोहल्ले क्या वालों निशानात अपनी आंखों से देखे थे? जी, सब मैट्रेस पे मेरी वालदा, जिस मैट्रेस पे इन्होंने लिटाकर मुंह पे तकिए वगैरह रखे, करंट लगाया, उस मैट्रेस पे बड़ा ज़्यादा ब्लड लगा हुआ था, जो कि मेरी भाभी ने उसको उल्टा कर उसके ऊपर चादर बिछा दी। मैट्रेस का भी किसी की तरफ ध्यान नहीं गया। छत पे जो ब्लड लगा था, जो दीवारों पे लगा हुआ था, रूम की छतों पे जो था, वो भी हमने बाद में देखा। जो खून से भरे तकिए थे वो भी उसने छुपा दिए, हर चीज़ उसने मौके पे छुपा दी। कहाँ छुपा दी? आपको मिल गए बाद में? जी, बाद में हर चीज़ मिली। रूम के पीछे जगह थी, वेंटिलेशन बनी हुई थी, ओपन एरिया था, लेकिन वो दोनों साइड से बंद था। मेहमान इतने थे फोतकी पे घर पे कि हमारा उस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं गया कि कोई वेंटिलेशन वाली साइड पे गया। वो तो बाद में वहाँ से खून वाले तकिए निकले हैं जो हमने देखे हैं कि मेरी वालदा का इतना ज़्यादा ब्लड निकला है, इतनी उनकी ब्लीडिंग हुई है। हमें बाद में ये सब कुछ पता चला जब हम अपनी वालदा को दफन कर चुके थे। अच्छा, उससे पहले इनको कुछ नहीं बताया गया और पूरा ऐसे धोखा दिया गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या आप भी मौजूद थी या उससे पहले कभी घर में आई, कोई इत्तेफाक हुआ, कोई ऐसा सीन देखा या कोई ऐसी बात सुनी, कोई शक हुआ? नहीं, मैं 1.5-2 साल से अपनी अम्मी की तरफ ही थी। मेरे हस्बैंड बाहर होते हैं तो मैं अपनी अम्मी की तरफ ही रहती थी। तो वो उस दिन नहीं थी? नहीं, जनवरी में मेरे हस्बैंड आए हैं तो मुझे अपने साथ अपने घर ले गए हैं। फरवरी में 19 फरवरी के साथ अम्मी के साथ ये हादसा हुआ है। 18 को मैं अपनी अम्मी के पास आई हूँ, रुकी हूँ, पूरी रात स्टे भी किया है। मेरी अम्मी ने मेरे से किसी किस्म की कोई बात नहीं की, ठीक थी, नॉर्मल थी। मैं सुबह चली गई हूँ। कभी कोई ऐसी बात की हो कि बहू बदसलूकी करती है? नहीं, भी कभी कोई नहीं, बात नहीं की? उन्होंने मेरे से क्या बात करनी है, मैं आपको बता रही हूँ ना कि मैं 1.5 साल से इधर ही थी। 8 माह तो इनकी शादी को हुए हैं, तो मैं उससे भी पहले की इधर थी। तो मेरे सामने ऐसे कोई ऐसे लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। मतलब छोटी छोटी नोक-झोंक होती थी, जो सुबह होनी तो रात में सुलह, रात में सब मुस्कुरा के बैठ के खाना खा रहे हैं, बैठे हुए हैं, इस तरह की। इतनी बढ़िया कोई भी तनाज़ा नहीं था कि ये सब हो जाए। मैं तो अपने घर में थी। मुझे मेरे बहनों का ही फ़ोन आया उस्मान का कि भाभी अम्मी गिर गई हैं। तो मैंने कहा मुझे फ़ौरन आके ले जाओ। वो मुझे बाकायदा लेके गया, हॉस्पिटल लेके गया है। ये नहीं उसने बताया कि मैं आपकी अम्मी का कत्ल करके आया हूँ। वो मुझे बाकायदा हॉस्पिटल अपनी बाइक पे पीछे बैठा के लेके गया। मेरे घर से आया मुझे लेने के लिए, फिर सीधा मुंशी हॉस्पिटल लेके गया। हमजा लेने के लिए आया? नहीं, बहन के हस्बैंड उस्मान। अच्छा अच्छा, ओहो हो। उसने मुझे फ़ोन किया सबसे पहले। मैं अपने घर में थी कि इस तरह अम्मी गिर गई हैं। बिठा के हॉस्पिटल लेके गया बाइक पे। फिर हॉस्पिटल ले गया, वहाँ जाके देखा। मैं रास्ते में पूछ रही हूँ कि अम्मी ठीक है? कहता है हाँ जी, बस चोट आई है सर पे, ठीक हो जाएंगी। मैं दिल में खुद को तसल्ली दे रही हूँ कि अब अम्मी के पास रुक जाऊँगी, उन्हें पट्टी वगैरह करूँगी, वो ठीक हो जाएंगी। तो जब वो हॉस्पिटल गई तो मेरी अम्मी के मुँह पे कपड़ा डाल रहे थे, चादर वगैरह। इसने मुझे नहीं रास्ते में बताया कि अम्मी फौत हो गई हुई और मैं मार के आया हूँ अम्मी को। बाकायदा मुझे अपने साथ बिठा के लेके गया। फिर वहाँ से एम्बुलेंस में घर आ गए। पूरी रात अपनी अम्मी के पास बैठे रहे। नहीं अंदर कुछ देख सके, ना कुछ किया, ना उसने मम्मी के लिए कुछ कर सके हैं। गुस्ल भी थी, हाथों पे चोटें भी देख रही थी, नाक पे भी। इन्होंने एक ही बात रखी है सब ने कि वो वॉशरूम में गिरी हैं। तो अपने ज़हन में खुद को यही समझाया हुआ है कि ये वॉशरूम में से गिरने से चोटें आई हैं, हाथों पे, नाक पे, और जो सर पे गहरी आ गई है।
कत्ल वाला नहीं सोचा, ये ना जहन ने काम किया है। गुस्ल भी दिया अम्मी को, उन्होंने मुझे कहा कि तुम साथ होके गुस्ल दो। मैंने कहा मैंने कभी गुस्ल ही नहीं दिया किसी को। कहते बीबी बेटा आपने गुस्ल देना है। मैंने साथ होके गुस्ल दिया है। उन्होंने मेरी अम्मी की कमीज़ को कटिंग किया है, तो कमीज़ के अंदर से ना ऐनक मिली है, तो गुस्ल वाली आंटी मुझे कह रही है ये पकड़ लो अपनी अम्मी की ऐनक। मैंने उनको कहा मेरी अभी तो ऐनक लगाती ही नहीं थी, फिर भी दिमाग ने काम नहीं किया, अगर माँ नहीं ऐनक लगाती तो ये ऐनक किसकी है। ऐनक हाथ में फिर पकड़ ली और अम्मी को दिखी जा रही हूँ बस। कुल्लू के 2-3 दिन बाद जब होश में आई हूँ, इनके बकौल पता नहीं क्या था क्या नहीं था, जब जाकर सब पता चला। फिर हर बात को जोड़ती रही हूँ, सोचती रही हूँ, कमरे को देखा है, फिर समझ में आया कि अम्मी के साथ कोई ना कोई हादसा हुआ है, कि मेरी अम्मी का खून इनके बकौल के वो वॉशरूम में गिरी हैं, तो दीवारों पे छतों पे मेरी अम्मी का खून कैसे आ गया है, फर्नीचर पे मेरी अम्मी का खून कैसे आ गया, वो तो पूरा कमरा कैसे खून से भर गया है। जब इनसे पूछा गया तो तब ये इतने तिलमिलाए हैं, तब जाके इन्होंने एक दूसरे पे बात डाल लिया। उससे पहले सब खामोश थे। मेरी अम्मी का पूरी रात भर जनाजा पड़ा रहा, ये नहीं बोले। जब हम लोगों ने कमरा देखा है और इनसे सवाल किए हैं, फिर ये तिलमिलाए हैं, फिर इन्होंने बातें बनाई हैं, इसने की है, उसने की है, इसने की है। उससे पहले किसी ने नहीं बताया था कि हमने ये की है। सबसे पहले किसको कोई शक हुआ है और इनके पास गया है पूछने के लिए? मैं और मेरी बहन बैठे हुए थे, सोच के लिए कोई आया हुआ था, तो हम छत को देख रहे, तो वो हमें पूछने लगी क्या हुआ। मैंने कहा ये हमारा भी ध्यान पड़ा है, ये खून पूरे छत कमरे पे लगा हुआ है। तो ये उठ के गई है भाभी के पास, उसको जाकर कहती है कि अम्मी का खून छतों पे, दीवारों पे, फर्नीचर पे कैसे लगा हुआ है। तो कहती है कि वो अंदर आई हैं, उनको देख के मैं बेहोश हो गई हूँ, मुझे नहीं पता कैसे लगा कैसे नहीं लगा। तो उसकी वालिदा, मेरी भाभी की अम्मी, मेरी मामी कह रही हैं कि आपकी अम्मी ने ना अपने बाल वगैरह छिनकाए होंगे छतों पे। मेरी अम्मी के इतने लंबे तो बाल नहीं थे कि छतें ही भर जाती खून से। उनके तो बाल भी बंधे हुए थे जब तक वो बाहर थी। मैं चुप कर गई हूँ। मेरे दिल में पहले दिन से ना ये डाउट आ रहा था, मतलब कि थोड़ी बहुत तो नोकझोंक है थी, जैसे हर घर में होती है इस भाभी की और अम्मी की। तो मैं अपने ज़हन में ये सोच रही थी कि मेरी अम्मी वॉशरूम में गिरी हैं, वो बाहर, लेकिन भाभी ने अम्मी को नहीं उठाया होगा, तो मेरी अम्मी की डेथ हो गई होगी। बस इतनी सी सोच से अपनी अम्मी के पास पूरी रात बैठी रही हूँ। ये नहीं मैं सोच सकती थी कि इतना कुछ अम्मी के साथ हुआ है। बड़ी हसीतों से इन्होंने मेरी अम्मी को मारा है। ये किस हौसले से बात करती है, इसने ऐसे किया, उसने वैसे किया। इन तीनों ने किया है, इन तीनों को फांसी दी। एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं तीनों। जी इल्ज़ाम लगाते हैं कि इन दोनों ने मिलकर मारा है। वो कह रही है इन दोनों ने मिलके मारा है। हमजा कहता है, हमजा मानता है, वो कहता है हम तीनों ने मिलके मारा है। हमजा क्या बताता है, क्या किया इन्होंने? वो ये बताता है कि भाभी के और उस्मान के ताल्लुकात वगैरह थे। मैं उनको प्रॉपर उनको टाइम बाहर बैठ के उनकी हिफाजत करता था, इधर अम्मी को नशे की गोलियां देकर सुला देते थे। जाहिर बात है मैं भी अपने घर चली गई हूँ, बहन भी अपने घर चली गई है, तो आ जाके घर में ये तीनों ही होते थे। भाई वगैरह ऑफिस में चले गए सब। मतलब हमजा बेहोश करता था, भाभी बेहोश करती थी, हमजा ध्यान रखता था कि उठ ना जाए अम्मी, और ये अंदर रूम में चले जाते थे। ये चीज़ हमें अब बताइए, हमें पहले कुछ भी नहीं पता था। हम इसी सवाल से रहते हैं कि मेरी अम्मी तो तुम लोगों से खुश थी, उस तरह की रंजिशें नहीं रखी हुई थी, ना नफरत भी थी, तो तुम लोगों ने मेरी अम्मी को इतनी अजियत से क्यों मारा है? मुझे बताएं क्या चाहती हैं आप, क्या कहना चाहेंगी? मैं यही चाहती हूँ कि जिस तरह पहले मुझे कुछ भी नहीं पता था कि बीच में कौन मुलव्वस है, किसने क्या किया है, किस तरह किया है, अब जब सब कुछ मैं देख चुकी हूँ, सुन चुकी हूँ, मेरी भी यही अपील है कि मेरी वालदा को इंसाफ दिया जाए। जिस तरह इन तीनों ने मिलके मेरी वालदा का इतनी बेदर्दी से कत्ल किया, इन लोगों के साथ भी वैसी ही सज़ा हो, इन लोगों को भी वैसी ही सज़ा मिलनी चाहिए। मेरी अम्मी इतने अच्छे तरीके से दीन के साथ इनके गुनाहों पे पर्दा डालती रही। ये माफ़ी मांग लेते, ये कुछ कर लेते, लेकिन मेरी माँ को ना मारते। मेरी भाभी भाग जाती, मेरे मियाँ मुझे छोड़ देते, लेकिन मेरी माँ को ना मारते। ये सारा कुछ खा के इन्होंने हमारी दुनिया उजाड़ दी, हमारी माँ को मार के।
मेरी सबसे यही दरख्वास्त है कि इन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। जितने हमारे हुक्मरान हैं वो हमारी इस बात को सुने कि हम बच्चों को इंसाफ दिया जाए। इंतहाई जी अफसोस की घड़ी है कि एक वो खातून जो ख़ुद हामला है और माँ जैसे मुकाम को हासिल करने वाली है, वो एक माँ का ही कत्ल कर रही है 2 लोगों के साथ मिलके। और इस बहन ने इतने हौसले से कहा है कि मेरा शोहर मुझे छोड़ देता, मेरी भाभी भाग जाती, लेकिन मेरी माँ का कत्ल ना करते। अब यहाँ पर जो बात है अफसोस की, इंतहाई अफसोस की बात है, वो ये है कि जो भाभी हैं वो भी हामला हैं और ये जो बहन है ये भी हामला है। मतलब 2 घर हैं जो दोनों घर भी बर्बाद हो गए। कत्ल करने वालों में अगर बात करें तो वो भाभी और इस घर का दामाद, उन दोनों के घरों में खुशी अल्लाह ताला दिखाने वाले हैं। और जो 2 बच्चे हैं उनका क्या मुस्तकबिल है? मतलब ये कैसे लोग थे, क्या इंसानियत इनमें पाई जाती थी जिन्होंने कुछ अपने बारे में, वो कहते हैं ना कि इंसान खुद के बारे में ज़रूर सोच लेता है, सामने वाले का तो पता नहीं, तो खुद के बारे में भी नहीं सोचा कि 2 बच्चे जिनका नाम उनके साथ जुड़ा हुआ है उनके बारे में भी नहीं सोचा। यहाँ पर मैं वज़ीर आला से, मरीम नवाज़ से इल्तिजा करती हूँ, दरख्वास्त करती हूँ कि मरीम साहिबा आप बहुत अच्छे काम कर रही हैं। ये भी ख़वातीन हैं, मरने वाली भी खातून थी और आप भी एक खातून हैं, तो खुदारा कुछ इनके लिए करें, इनको इंसाफ दिलाएं। और एक वो भी खातून है जो माँ जैसे अजीम मुकाम को हासिल करने वाली है, उस खातून ने एक खातून का कत्ल किया है, एक माँ का कत्ल किया है जो माँ बनने वाली है। तो खुदारा इनको इंसाफ दिलाएं। जी, इस वक्त मेरे साथ अनीस बीबी के साहबजादे मौजूद है जिनकी मिसेस की वजह से ये तमाम वक़ुआ पेश आया है। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनको क्या हक़ाइक़ मालूम है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या हुआ था? 19 फरवरी की शाम को मुझे मेरे बहनोई की कॉल आती है, मैं अपने ऑफिस में होता हूँ ड्यूटी पे, कि घर आ जो आंटी वाशरूम में गिर गई हैं। तो मैं घर आ रहा था तो रास्ते में उसका मुझे फ़ोन आ जाता है कि आप सीधा हॉस्पिटल आ जाएं, हम हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। मैं मियां मुंशी हॉस्पिटल जाता हूँ तो मेरे पहुँचने के 10 मिनट के बाद एम्बुलेंस आती है। मेरी वालदा के चेहरे पे कपड़ा होता है तो मैं कपड़ा खींचता हूँ कि मेरी अम्मी के फेस पे कपड़ा क्यों डाला हुआ है, ये तो अच्छा भले थे। 3-4 घंटे पहले मैं घर छोड़ कर गया हूँ उन्हें। डॉक्टर के पास जाते हैं, वो ECG करते हैं 2-3 दफ़ा, तो वो कहते हैं कि एक्सपायर हो गई हैं। शोर मच जाता है वहाँ पे। सिस्टर भी मेरी आ जाती है 10 मिनट के बाद। डॉक्टर मुझे वहाँ पे कहते हैं कि ये हमें ना एक्सीडेंट नहीं लग रहा, ये हमें मर्डर लग रहा है। तो मैं अपने बहनोई से पूछता हूँ डॉक्टर की बात करने के बाद, उससे कहता हूँ कि उस्मान भाई ये डॉक्टर क्या कह रहे हैं, क्या मसला है? तो वो मुझे कहता है नोमी भाई ये वाशरूम में गिरी हैं, डॉक्टरों की बात पे ना जाएं, इनकी आदत है घुमाना, अपने चक्करों में है, खर्चे के चक्करों में है। तो मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, ये वॉशरूम में गिरे हैं। अब मेरा बहनोई है, मैंने अपनी बहन उससे दी हुई है, इससे बड़ा यकीन का रिश्ता क्या हो सकता है? मैं उसकी बात पे यकीन करता हूँ। हम डेड बॉडी घर ले आते हैं। घर में जगह, घर छोटा है, गली के अंदर जगह ज़्यादा है, तो हम गली में टेंट लगा के सारी रात मेरी अम्मी की डेड बॉडी वहाँ पे पड़ी रहती है। हम चारों बहन भाई तीनों बैठे रहते हैं। एक भाई मेरा दुबई में था, वो गुसल के टाइम पहुँचा यहाँ पे। हम बहन भाई बैठे रहते हैं तो बार बार रोते हुए हम वॉशरूम की तरफ जाते हैं कि जहाँ हमें बताया गया कि वॉशरूम में गिरी हैं। लेकिन वॉशरूम में जाके भी हमें कुछ समझ नहीं आती, ना कोई निशान नज़र आता, ना कुछ आता। हमज़ा से पूछता हूँ कि हमज़ा कोई ब्लड श्लड नहीं लगा हुआ, क्या वजह? कहता है नुमान भाई वो मैंने धो दिया था, मेहमान आ रहे थे। मैं कहता हूँ ठीक है। अगले दिन सुबह 10 बजे हम अपनी वालदा की तदफीन कर देते हैं। तदफीन से फ्री हो के तो शाम के टाइम जब हम अपने वालदा के साथ वाले रूम में जाते हैं तो पहले वहाँ पे मेहमान होते हैं 2 दिन, तो लेडीज़ होती हैं, औरतें, तो हम वहाँ पे नहीं जाते, रिश्तेदार बैठे होते हैं। तो जब हम अपनी मेहमान जाते हैं तदफीन की उस दिन रात को हम जाकर अपनी वालदा के रूम में बैठते हैं तो हमें वो खून आलूद कमरा, छत पे कमरा, ये वो इस तरह नज़र आता है। तो मेरी बहन जाके मेरी भाभी से पूछती है कि अम्मी का ये ब्लड इतनी जगह पे लग गया है, ये किस तरह लग गया है?
आपने बताया कि वॉशरूम में गिरी हैं, तो कमरा तो हमने अब देखा है, बेड सारा भरा हुआ खून से, फर्नीचर पे ब्लड लगा हुआ, ये कैसे लग गया? तो वो आगे से कहती है मुझे नहीं पता, मैं बेहोश हो गई थी। तो वो कहती है कि भाभी आपको कुछ तो बताएं, ये किस तरह हुआ है, हम परेशान हो गए हैं कि ये मसला कुछ और लग रहा है हमें। तो आगे से मेरी जो मिसिस की वालदा है वो मेरी उसकी अपनी बेटी को ज़ोर से हाथ जोड़ कर कहती है तेन मैं क्या सी ना इन्होंने कुछ ना दसी। अच्छा, तेन क्या सी ना इन्होंने कुछ ना दसी। ये बातचीत होती है, वह मुझे बताती है। तो मैं उसे कहता हूँ बच्चे परेशान ना हो, अल्लाह बेहतर करेगा। अगले दिन कुल से फ्री होकर जब मैं कब्रिस्तान पहुंचा होता हूँ तो पीछे मेरा साला आ जाता है। वह मुझे आकर कहता है कि नुमान भाई तुहानू पता तुहाडी वालदा दा मर्डर होया? साला बता रहा है? हाँ जी। उससे पहले हमज़ा की ना रिकॉर्डिंग मैं सुन चुका हुआ था, हमज़ा की और मेरी मिसिज़ की, जिसमें मेरी मिसिज़ और हमज़ा मेरी वालदा को ना कत्ल करने का प्लान बना रहे हैं, मंसूबा बना रहे हैं। हाँ, उसमें हमज़ा मेरी बीवी से पूछता है कि भाभी बंदे का अरेंज कदों करेंगी? तो आगे से वो कहती है कि मैं घर जाऊंगी तो बंदे का अरेंज करूंगी। ये कह रहे हैं कि तेन छिले तो जान देना, हुण छिला होएगा तो मैं घर जावांगी तो तुहानू बंदे का अरेंज करके देंगी। हमज़ा आगे से कहता है हमने बंदे का अरेंज किया। वो कहता है इन्हू चुक के मार के तो दरिया च सुट देंगे। आप अपनी गल ते पक्या रहना है। ये रिकॉर्डिंग मेरे मोबाइल में भी अभी। तो तू भी सुखी तो मैं भी सुखी। ये रिकॉर्डिंग मेरे पास आती है। तो जब मेरा साला मुझे बताता है तो कहता तेन पता तेरी वालदा का की होया? मैं उसे बताता हूँ कि मर्डर हुआ। कहता मतलब तेन पता? कहता कौन है? मैं कहा हमज़ा। मैं उसे ये नहीं बताता कि मैंने अपनी बीवी की रिकॉर्डिंग सुन ली है। वो मुझे आगे से कहता तेरा अपना भैया उस्मान नाल है। तो मैं ना ज़मीन पर गिर जाता हूँ। मैं कहता हूँ नहीं तू झूठ बोल रहा। कहता नहीं तेरा अपना भैया नाल है तो तेरी बीवी ने सारा लाइव देखा, वो घर दे विच मौजूद सी। तो मैं उसे रोते हुए कहता हूँ कि जब मेरी अम्मी का जनाजा बाहर पड़ा हुआ था तब उसने मुझे क्यों नहीं बताया? तो ये बात करने के लिए हमारे रिश्तेदार हैं राजगढ़ में, तो हम उनके जगह पे ना बनाते हैं कि वहाँ पे आप आएँ। घर में मेहमान काफ़ी ज़्यादा हैं तो वहाँ पे बैठ के मैं बात सुनूंगा इसकी। मैं अपनी बहनों को कुछ नहीं बताता। अच्छा। वहाँ पे जब बात होती है, सारा इकट्ठ होता है, तो मैं अपनी बीवी से कहता हूँ वज़ू कर। वो वज़ू करती है, कुरान पाक हाथ में पकड़ती है, अपने पेट पे हाथ रखती है। पेट पे हाथ रखने से पहले उसे मैं कहता हूँ कि हमारा एक रिश्तेदार है, उसकी फौत हो गई हुई है। उसने जब उसका बेबी उसके पेट में था ना तो उसने कुरान पाक की झूठी कसम खाई थी। तो जब उसका यहाँ बेटा पैदा हुआ था तो उसकी एक आँख नहीं थी, तो बच्चा थोड़ा सा अब नॉर्मल पैदा हुआ था। तो उसे मैं मिसाल देता हूँ कि अल्लाह से डर के जो भी बोलनी सच बोलनी, झूठ ना बोलनी। मेरी वालदा चलेगी, उसने वापस नहीं आना। तो मुझे कहती है उस्मान ने और हमज़ा ने मेरी आंखों के सामने अम्मी का कत्ल किया। तो उन्होंने मुझे बोला था अगर आप लोगों ने बताया किसी को तो मैं जान से मार देंगे तुझे। तो मैंने कहा किस तरह किया है? वो बताती है किस तरह सोए हुए थे, वो सोए उठा के पहले सर पे जूतियाँ मारी हैं, डंडों से वार किया, कमरे में जाके मुंह पे तकिया रखा है। हमज़ा का भी बताती है, उनको करंट लगाया बाद में। मामू मेरे पास खड़े कहते हैं कि तू जिस तरह की तेरी कंडीशन हैगी, तू तो एक थप्पड़ दी मार सा कि तू पेट दे बल गिरना है तो तू बचना नहीं सी हैगा। तेनू उन्होंने किवें छड्डदा? कातल ते अपना सबूत नहीं छड्डदा हुंदा। तो कहती मुझे नहीं पता उन्होंने मुझे क्यों छोड़ा। तो ये हकीकत है, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मुझे सीसीटीवी फुटेज मिल जाती है घर के बाहर हमसायों से। जबकि मेरे बहनोई ने मुझे अपने बयान में ये बताया कि कहता नुमान भाई मैं 5 मिनट पहले घर आया वहाँ तो अम्मी डिगे सन, मैं उन्होंने उठाया तो उन्होंने उठते साल गनूदगी च कहा कि समान बाहर। उस तो बाद अम्मी नहीं बोले। तो 5 मिनटा च मैं तुम्हें फोन करता। सीसीटीवी फुटेज में 1.5 घंटे से मेरे घर के अंदर मौजूद था। मेरी बीवी ने मुझे बयान में ये बताया कि जब मेरी वालदा का सारा कुछ उसे बताने के बाद जब मेरी वालदा का जनाजा बाहर पड़ा हुआ तो 3 दिन मेरी बीवी ने यूरिन बैग लगाई रखा अपने आप को। और वो ये कहती थी कि मुझसे चला नहीं जा रहा, मेरी टांगों में ना जान नहीं है। मेरी सास मेरी सालियाँ उसको पकड़ के चलाती थी। जब मैंने सीसीटीवी फुटेज मुकम्मल देखी तो उसमें मेरी बीवी कातल के साथ बाहर भी गई है। जब एम्बुलेंस में मेरी वालदा की डेड बॉडी चली गई है यहाँ से, तो मेरी मिसिज़ कातल के साथ आधा घंटा बाहर गायब रही है। जो कह रही है कि मेरी टांगों में जान नहीं है, तो वो फिर कातल के साथ बैठ कर क्यों गई? एक तरफ मुझे कह रही है कि मुझे उससे डर लग रहा है और तो कातल के साथ बैठ के जा भी रही है। आपके बहनोई के साथ? हमज़ा के साथ। अच्छा। आधा घंटा गायब रही है। ये बात भी उसने अपने बयान में नहीं बताई थी, ये हमें सीसीटीवी फुटेज से पता चला। आपको नुमान मुझे बताएं कि कभी पहले कोई ऐसी कोई शक हुआ हो, कोई ताल्लुक? कभी भी नहीं। घर में हमारे लड़ाई झगड़े ये होते थे, मेरी वालदा के साथ बदतमीजी करती होती थी।
मैं उसे कहता होता था यार तेरी फुफ्फो भी है, तेरी सास भी है, तो उसे अम्मी अम्मी कह के बुलाती है, तो इस तरह ना किया कर, तू अपनी माँ से इस तरह बोलती थी। तो आगे से मुझे कहती है वो तो मेरी माँ थी। तो मैं कहा ये कौन है, यहाँ तो इसे अम्मी कहना छोड़ दे। कि समझाता था, अम्मी भी इतना समझाती थी, तो बाद में अम्मी माफ़ भी कर देती थी। मतलब कभी पहले कोई ऐसे हाथ चलाकी की कभी हो, नहीं कभी की, गाली कभी नहीं गलौज की हो? एंड पे आके जुबान से 2-3 दफ़ा से जुबान तराजी की है अम्मी के साथ। अम्मी ने मुझे बताया, मैंने इसे डांटा है, तो मैंने इसे गुस्से में एक बात बोली, मैंने कहा मैं ना तुझे बहुत तंग कर दूंगा, तू मेरी माँ को बहुत तंग कर गया है, तो मुझे ज़्यादा तंग ना कर, मैं तुझे तकलीफ दूंगा फिर। तो आगे से मुझे कहती है मर्द आ जाके अपनी बीवी को एक डरावा ही दे सकता है ना कि ये तंग ना करे। तो आगे से मुझे कहती तू ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता, मुझे छोड़ ही सकता। मैं वहाँ पे खामोश हो गया कि जो जिस चीज़ का इसे मैं डरावा दे रहा हूँ, ये मेरे मुंह पे बोल रही है, इसको डर नहीं है किसी चीज़ का। तो मैं अपनी अम्मी से बताया, मैं कहा माँ जी वो पता नहीं क्या बहुत चेंज आ गया, इसमें बड़ी बदतमीजी करने लग गई है मेरे साथ। थाने में जाता हूँ तीसरे दिन, जब मेरे पास सीसीटीवी फुटेज आ जाती है, हमजा से घर में तफ्तीश होती है, तो हमजा सब कुछ मान जाता है। मतलब तदफीन आप कर चुके हैं, उसके बाद आपको पता चलता है कि जी मर्डर हुआ? हाँ जी, जब हमजा का नाम आता है, मेरे मामू हमजा के वालिद हमजा से घर में तफ्तीश करते हैं, उसे कहते हैं कि तेनू छाड़ देंगे, हकीकत दसेंगे तो तेनू माफ़ करांगे, झूठ नहीं बोलना। तब वो बताता है सारी हमजा सारी हकीकत बताता है कि इस तरह मैं साथ था, मेरी मिसी साथ थी, उसने दूध में पहले आधा घंटा पहले नशे की दवाई दी, बाद में मेरी बीवी ही मेरी अम्मी की बाजू पकड़ के इसी कमरे से बाहर लेकर गई, पीछे से उस्मान ने डंडे मारे, मेरी बीवी ने सारे खून लूज जो फर्श है ये उसने धोया, दरवाज़ों पे टाँकियाँ उसने मारी, ये उसने अपने मुंह से भी मुझे बताया है। लेकिन उसने मुझे इस तरह बता रही है कि मैं कहा ये खून लूज जो इतना सफाई हुई है किसने किया? कहती उस्मान ने मेरे बालों से पकड़ के मुझसे ये सारा साफ करवाया। मतलब अपने आप को क्लियर ये मान रही है कि मैंने साफ किया, लेकिन साथ में वो ऐड झूठ ये कर रही है कि उस्मान ने मेरे बालों से पकड़ के मुझसे ये सारा साफ करवाया। हमजा ने बताया कि मैं तो भाभी मैं तो उस्मान भाई अंदर चले गए सा, तो भाभी पीछे सफाइयाँ करती रही है। मालूम खानी ये कहती है कि तेरा बहनोई तेरी वालदा को पकड़ के गिरेबान से अंदर ले गया, उसने सारा देखा लाइव, हमारी मालूम कालनी ने। वो कहती तेरा बहनोई तेरी वालदा को बालों से पकड़ के अंदर लेकर गया, तो तेरी गिरेबान से पकड़ के, तो तेरी जो मिसिज है वो दरवाजे के साथ कान लगा के तेरी अम्मी की चीखें सुनती रही है। आपने केस फाइल किया? केस फाइल किया। तीसरे दिन मैं थाने चला गया, हमारे आसम साहब हैं SHO, उनके पास गया, उनको जाके मैंने सारे सबूत दिए, बताया कि एक मेरा जो स्टेप ब्रदर है अस्तुल्ला भाई वो सारा कुछ मान रहा है अपने मुंह से कि जो जो मेरी वालदा के साथ वकूआ हुआ, तो लिहाजा आप कानूनी कार्रवाई करें, बिल्कुल आपको पता चल जाएगा हकीकत का। तो मुझे कहते हैं कि ये इस तरह नहीं होना, आपको पहले ना ये कब्र कुशाई करवानी पड़ेगी, इनका पोस्टमार्टम होगा, क्योंकि जो जुर्म है वो तो कब्र में है। मैं फिर परेशान हो जाता हूँ। इलाका मजिस्ट्रेट से 2 दिन बाद मैं अपने कागज़ वगैरह तैयार करके जो इलाका मजिस्ट्रेट होते हैं उनके पास जाता हूँ और अपनी वालदा की कब्र कुशाई के लिए अपील करता हूँ। 16 मार्च को मेरी वालदा की कब्र कुशाई हो जाती है। मेरी वालदा की कब्र कुशाई होती है तो उसमें सारी हकीकत सामने आ जाती है। पोस्टमार्टम करवाया गया बकायदा। 26 दिन के बाद मेरी वालदा का पोस्टमार्टम हुआ। मैंने दूसरी दफ़ा अपनी वालदा को अपने हाथों से कब्र में उतारा। मेरी वालदा को कुछ भी नहीं था, मेरी वालदा बिल्कुल वैसे ही थे। लेडी डॉक्टर को मैंने वहाँ पे अपनी वालदा की तस्वीर दिखाई मोबाइल से निकाल के। उन्होंने मुझे बोला कि ये तो शक्ल वैसी है जो आप दिखा रहे हो, बिल्कुल यही शक्ल है उनकी, शक्ल कुछ भी चेंज नहीं हुआ, डेड बॉडी बिल्कुल वैसी है, कोई कीड़ा मकोड़ा कोई सुंडी नहीं थी वहाँ पे। वो मुझे कहते हैं तू बता रहा सर पे एक चोट है, मैंने देखा सर पे तो 2 चोटें हैं। ये बाजू ये सारी तशद्दद से अभी भी लाशें पड़ी हुई हैं उनके कब्र से जब बाहर निकाला। मौके पर वो तस्दीक कर देती हैं कि ये तशद्दद हुआ इन पे। 4-5 दिन के बाद हमें रिपोर्ट आती है। 29 मार्च को मेरी FIR हो जाती है। मैं अपने दोनों मुलजमों को अरेस्ट करवाता हूँ। 2 अप्रैल को मैं अपनी बीवी को अरेस्ट करवाता हूँ। दौरान तफ्तीश दोनों मुलजम मेरे अपना इकरार जुर्म कर लेते हैं। कौन 2 लोग इकरार जुर्म कर लेते हैं? मेरा बहनोई और हमजा। अच्छा, मिसेस ने नहीं किया अभी तक? मिसेस की अभी उन्होंने तफ्तीश ही नहीं की, उसको अभी उंगली भी नहीं उन्होंने लगाई, कुछ नहीं उससे तफ्तीश की। कंडीशन की वजह से पुलिस वालों ने मुझे यही बोला है कि ये डिलीवरी से फ्री होगी तो 5वें-6ठे दिन हम इसको ले आएंगे, कि उसकी जिस तरह की कंडीशन है इस पर हम कोई करें तो वो मसला ख़राब ना हो जाए। कानून वो ज़्यादा जानते हैं, मैं पुलिस वाला है वो हवालात में, लेकिन नहीं हवालात में नहीं है। उसको घर भेज दिया, उसको घर गए कम से कम 10-11 दिन हो गए हैं और यही कह रहे हैं कि ये फ्री होगी तो फिर हम इसको लेकर आएंगे।
अच्छा। जब मैं अपनी बीवी को पुलिस वालों के साथ जाकर उनको घर का मैंने पता बताया, मैं साथ लेकर आया, तो मेरे सालों ने जो मेरे ससुराल वाले हैं उन्होंने सरेआम मुझे बोला कि एनू तो 2-2.5 महीने च असीं लैवांगे, तू अपनी फिक्र कर, तेरा देख असीं की हाल करने, तू नजर नहीं आएगा किसी ने। अच्छा, धमकियां भी दे रहे हाँ हैं? जी, पुलिस वालों की मौजूदगी में बड़ा गाली गलौज किया जब हम घर से। फिर उन्होंने मुझे बोल, मैं जाकर वैन में बैठ गया, वो पुलिस वाले फिर लेकर आए कि इस तरह के वहाँ पे हालात हो गए थे। मेरे पूरा ससुराल इस कार्रवाई में मुलव्वस है। हमजा ने अपने बयान में यह भी बताया कि जब मेरी अम्मी का जनाजा बाहर पड़ा हुआ था तो घर में खून आलूद टावल, 2-3 दुपट्टे थे, कपड़े जो थे वो घर से मिसिंग या मिल नहीं रहे थे। तो हमजा ने थाने जाके बताया, कहता वो जो कपड़े थे वो भाभी ने और भाभी के घर वाले जब इसको डॉक्टर के बहाने बाहर लेकर जाते थे तो वो कपड़े ये बाहर फेंक आए कहीं। इन्होंने सबूत तक मिटाए कि प्री प्लानिंग इन्होंने झूठ बोला। मेरे पूरे ससुराल वालों को पता कि मेरी बीवी ने वो साथ मुलव्वस हैं, उनको पता। नुमान, क्या काज है इसके पीछे? इसके वजह जो है ना वो हमजा ने बुदाने तफ्शीश माना है कि मेरी मिसिस का और मेरे बहनोई की आपस में दोस्ती थी जिसका मेरी वालदा को इल्म हो चुका हुआ था। मेरी वालदा 2 दफ़ा इसके आगे गिरगिराई, माफ़ी मांगी, उन्होंने बड़ेपन का मुजाहरा किया और उसे समझाया कि तू इस घर की बहू है, मैं अपने बेटे को नहीं बताऊंगी, तो लिहाजा ये बुरी हरकत है, तू ये काम ना कर। वो बहनोई या घर का दमाद है, उससे मैं खुद समझाऊंगी, तुझे ये हरकतें जेब नहीं देती, तू माँ बनने वाली है, मेरी बेटी भी माँ बनने वाली है, तू ये काम ना कर। तो वो आगे से मेरी अम्मी को कहती है कि तुसी अपना मुंह बंद रखोगे तो मेरा घर कभी भी खराब नहीं होएगा। मतलब कि खुद को ठीक नहीं करना, खुद वैसे ही हरकतें करनी है। 8 फरवरी को जब इलेक्शन होते हैं, ये वकूए से पहले, तो मेरी वालदा जाती हैं शादरे में, हम वोट कास्ट करने जाती हैं माँ बेटा। तो मैं वहाँ से अपनी ड्यूटी पे चल जाता हूँ, कहता हूँ अम्मी मैं शाम को ना आपको मामू की तरफ से ले जाऊँगा, आप अपने भाई के साथ टाइम गुजारें। तो अम्मी रो के मेरे जाने के बाद मामू को सारी हकीकत बताती हैं कि हमारे घर में ये गंद हो रहा है, ये गलत काम हो रहा है। मामू को सारी बताते हैं कि नमान नहीं दसना, मैं नहीं दसिया तो अख्तर अली तू भी नमान नहीं दसना, तू नमान दसिया तो उन्हें अपना घर तबाह कर लेना। मेरी माँ हमें बचाते बचाते खुल मौत के घाड़े उतर गई। मामू कहते हैं ठीक है नमान नहीं दसांगा, मेरी तबीयत नहीं ठीक, मेरी अख का ऑपरेशन हुआ, मेरे मामू की आंख ज़ाया हो गई है, ऑपरेशन नहीं ठीक हुआ। उन्होंने बोला मुझे मोशन लगे हुए हैं तो मैं कुछ दिन तक आता हूँ, तो आके मैं इस मसले का हल निकालता हूँ, तो तुसी परेशान ना हो। मतलब इन दोनों ने कोई कभी सुराग नहीं छोड़ा, कभी हल्का सा भी आपको डाउट नहीं हुआ कि कोई खिचड़ी पकड़ी है? मैं ऑफिस चला गया हूँ, शाहिद साहब भी घर पे नहीं है, एक हमजा से छोटा भाई है वो 3 बजे अकेडमी चल जाता है, घर में मेरी वालदा है, मेरी बीवी है और हमजा, एक छोटा भाई है वो अब नॉर्मल है, उसे पैसे देते थे वो बाहर चल जाता था। तो हमजा खुद बताता है कि मेरी वालदा को नींद की दवाई देके इसी बेड पे बिठाया। अच्छा, हमजा को क्या बीच में लालच होती थी? हमजा की भी मेरी मिसेस के साथ है, वो सारा कुछ खुद अपने मुंह से मान रहा है कि वो दोनों के साथ मतलब गलत ताल्लुका। हाँ दोनों के साथ उसने। मैं अपनी बीवी से एक बात पूछी, मुझे इस चीज़ का बात बता कि मेरे बहनोई उस्मान को क्या रंजिश थी। उसने मेरी जब वो अपने खुद मुंह से बता रही थी कि मेरे बहनोई ने ऐसा क्यों किया, मेरी अम्मी तो उसके साथ बड़ा प्यार करती थी, वो बेटा कहती थी उसे, वो अम्मी कह के बुलाता था, आंटी कह के बुलाता था। तो कहती है वो जब वो मार रहा था मैं उनके पाँव पड़ी, मैंने कहा कि मेरी अम्मी को ना मारो, तो आगे से उन्होंने बोला गाली निकाल के कि इन्हें तवीत आगे करके अपनी धी मेरे नाल ब्याह थी। तो मैं कहा हमजा को क्या मसला था, हमजा ने ऐसा क्यों किया? तो कहती हमजा ये कह रहा था कि इन्होंने मेरी माँ करंट ला के मारी सी, मैं इन्हू भी करंट ला के मारना। जबकि हमजा 7 साल का था, 6-7 साल का था, ये गाँव में अपनी अम्मी के पास रहता था। अच्छा। तो ये चारपाई पे बैठा खाना खा रहा था, तो इसकी वालदा लोहे की मशीन में कपड़े धो रही थी, तो वो कपड़े निकालते हुए करंट लगा तो वहीं पे इसकी आंखों के सामने मर गई। शाहिद साहब की पहली बीवी। उस वक्त हम सब गांव में रहते थे, हमजा के 2 भाई असद जैन हमारे साथ ही रहते थे। तो हमें उसकी फौत होने का यहाँ पे लाहौर में पता चला था, तो हम तो वहाँ पे थे ही नहीं। तो हमजा की एक रिकॉर्डिंग भी मेरे पास आती है जिसमें हमजा उस्मान से कह रहा कि अज मामा ने मेरे नाल फिर गलत किया, तो मैनू कोई बुरा काम पै गया तो मेरे ते गिला शिकवा ना करी, इन्हें मेरी माँ को करंट ला के मारा, मैं भी इन्हें करंट ला के मारना। जब हमजा से इस बात की तस्दीक होती है तो वो ये कहता है कि ये रिकॉर्डिंग उस्मान ने मुझसे करवाई है। क्या सच है क्या झूठ है हमें नहीं पता, ये पुलिस वाले हैं, वो सारी हकीकत पता करें, लेकिन हकीकत यही है कि ये तीनों मुलव्विस हैं। मेन जर इस सारे कारनामे की मेन जर मेरी बीवी है।
अगर वो ना चाहती तो उस्मान कभी मेरे घर के अंदर कत्ल के इरादे से नहीं आ सकता था, घर में दाखिल ना होता, हो ही नहीं सकता था। वो लाख चाहता ये हो ही नहीं सकता था काम। मेरी बीवी बीच में शामिल है, मेन जड़ यही है सारी। कत्ल उन्होंने किया, ये साथ मिल गया, ये सफाई करती रही है। फिर हमजा ने बताया कि जब मेरी अम्मी कत्ल हो गई हैं, मड़ी के मुंह पे जूतियां इसने मारी हैं। इसको कितना गुस्सा था मेरी वालदा से। मैं इसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने किस चीज की कमी छोड़ी हुई थी इसमें, या ऐसी कौन सी जरूरत थी जो इसकी मैं पूरी नहीं कर रहा था। इसने ये गंदा काम किया मेरे नाक के नीचे। मैं तो इस पर बड़ा यकीन करता था, तो लेकिन इसने बहुत बड़ी चोट मुझे दे दी है जिसका कोई भी नेमो बदल नहीं है। हम क्राइम की बात करते हैं जी, और आज आके मर्द हजरात पे बात आके ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पर एक औरत ने 3 घर बर्बाद कर दिए। मतलब औरत ही औरत की दुश्मन नज़र आती है कि एक औरत ने अपना घर भी बर्बाद कर लिया, अपनी कज़न का घर भी बर्बाद कर दिया, और एक औरत को कत्ल भी कर दिया, और साथ में आने वाली 2 जिंदगियाँ, 2 बच्चे, उनके मुस्तकबिल भी तबाह कर दिए कि दोनों कोई अपने वालिद से महरूम रहेगा तो कोई अपनी वालिदा से रहेगा। अजीब भाई, अजीब तासुर है कि इतने क्लीन एंड स्वेप तरीके से कि कभी डाउट ही नहीं होने दिया। मतलब नोक झोंक आपको घर में नजर आती थी, आप लड़ाई आके घर में खत्म करवाते थे और सुलह सफाई हो जाती थी, और लगता था कि भाई खुशगवार माहौल है। अगर सुबह में झगड़ा हुआ ना, अगर डांटा मेरी वालदा ने, ये माफी भी मौके पे मांगती थी, ये बात को मान भी जाती थी। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि मेरी बीवी फोन पे बात कर रही है, तो वो अपनी बहन से, तो मैं उसको फोन पे कराया, तो फोन पे इंसान बात करता हो तो आवाज थोड़ी सी बाहर आती है। तो मैं पास बैठा हूँ, तो वो इसे कह रही है कि मेरी शहजादी, मेरी जान, तो घर मुझे मिलने नहीं आई। तो मेरी बीवी आगे से कहती है कि मैं सुबह ना अम्मी से पूछ के आपको बताऊंगी। तो आगे से वो कहती, तू उन्होंने क्यों पूछना, तू अपने खसम नु पूछ, वो कौन होती तेन इजाजत देने वाली। मैं पास बैठा सुन रहा हूँ, और उससे मैं इस बात के, मैंने घर मिल के जाके बोला भी कि उन्होंने कभी इससे सुकून से बैठने नहीं दिया। एक बंदा आपको कह रहा है ये कुआं कि आप छलांग लगा दोगे, इसे मैं एक ही चीज समझाता था कि यार तू इस घर की बड़ी बहू है, मेरी बहनें अपने अपने घर में चली गई हैं, मेरी वालदा में मेरी जान है, तू मुझे लाख दफा नजरअंदाज कर, मैं तुझे कभी उख्फ नहीं करूंगा, मेरी अम्मी का ख्याल रखा कर, मैं तुझे कभी किसी चीज के लिए नहीं डांटूंगा, तूने ये नहीं किया, ये नहीं किया, सिर्फ मेरी अम्मी का ख्याल रख, उनकी डाइट का ख्याल रख। वो शुगर पेशेंट है, मिनट में उनकी शुगर लो हो जाती है, मिनट में हाई हो जाती है। तो लेकिन ये कभी कुछ नहीं करती थी। यहाँ पर तो मैं कहती हूँ वो मिसाल भी फेल है कि जो अपने होते हैं वो आपको छाँव में मारते हैं। यहाँ पर अपना ही मामू की बेटी, मेरे मामू की बेटी, सगे मामू की बेटी ने आके जी अपनी फुप्पो का कत्ल कर दिया है। हम इनके मामू से बात करते हैं और मामू से बाकायदा जानते हैं कि मामू को इनकी वालिदा ने क्या बात बताई थी, और जब वो आए उन्होंने किस तरह से समझाया, और फिर भी ये बदबख्त बाज ना आए। जी इस वक्त हमारे साथ नुमान के मामू मौजूद हैं, इनकी वालिदा के भाई हैं और घर के बड़े भी हैं, और साथ में उनके शोहर भी हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि इनको क्या मालूम है, क्योंकि अभी हमें नुमान ने बताया कि इनकी वालिदा अक्सर अपने भाई को इनकी हरकतों के बारे में बताती थी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। क्या बताया करती थी वो आपको? बताती कि 8 फरवरी जिस दिन इलेक्शन का दिन था ना, मेरी बहन शाहदर टाउन में वोट डालने के लिए आती हैं, और उनका बेटा, बड़ा बेटा नुमान साथ होता है। वोट डालने के बाद वो हमारे घर आती हैं, तो वो कहती है अख्तर मैंने तुमसे ना अलहदगी की बात करनी है। तो मैंने बाजी बोलो क्या बात करनी है, तो रोने लग गई है, बता नहीं रही। फिर मैंने स्टार्ट किया तो कहती है कि नुमान की बेगम की, मतलब कि तुम्हारी भतीजी अनिला के और उस्मान के आपस में नाजायज़ ताल्लुक है। मैंने 1-2 मरतबा उनको देखा है, बेड पे लेटे हुए उनको देखा उनको, मैंने उनको समझाया है, लेकिन वो बाज नहीं आती। आगे से मुझे कहते हैं तो अपनी ज़बान मार दो, मेरा घर ख़राब नहीं हो सकता। तो अख्तर अली तुम घर आना और आन किसी को समझाना। मेरी उस दिन तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मैं नहीं आ सका। 5-6 दिन मेरी मोशन लगे हुए थे मुझे ना, और मेरी आँखा मसला था, कुछ नहीं मैं आ सकी दौरान में। जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन सुबह 7 में सोया, तो सुबह 7 मेरी बहन ने मुझे फ़ोन किया, अख्तर अली आज आपने लाजमी आना है। तो मैं अहले तशरीह ज़ान होती है 12:30 बजे, उसे कुछ देर बाद मेरा भतीजा घर में आता है। मैं कहता हूँ यार कासिम मुझे ना अपनी आंटी के घर ले चलो, अपनी आंटी के घर मुझे लेके चलो। हम यहाँ आते हैं तो आगे देखते हैं कि बाजी और उस्मान और अनिला और हमजा एक कमरे में बैठे हुए, आपने में बोल बलाइया हो रहा है। मैं आता हूँ, सबसे पहले मैं उस्मान से कहता हूँ उस्मान आप अपने घर जाओ, तुमसे बात करता हूँ। हमजा को मैं बाहर निकाल देता हूँ।
अनिला को मैं समझाता हूँ जिससे एक बड़ा बाप बन के समझाता है, चाचा बन के समझाता है, भाई बन के समझाने, इसको समझाया अपने तरीके से, बेटा आपका घर ख़राब हो जाएगा, उसको हम समझा लेंगे, वो दामाद हमारे समझा लेंगे। अगर नुमान को पता चल जाता है ना तो आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। मेरी बातें सारी गौर से सुनती हैं लेकिन आगे जवाब नहीं देती। जिस तरह मैंने समझाया तो मेरे तबीयत ठीक नहीं थी, मैं फिर वापस चला गया। शाम को 6 बजे एक करीब अनिला को ये बात समझ आ गई। हाँ, 2 लोग हैं जो ये हाँ बात जानते हैं। और शाम 6 साढ़े 6 मैं घर चला गया। 6:30 बजे का मुझे फ़ोन आता है, मेरा बहन मुझे फ़ोन करता है, अख्तर अली आपकी बहन है ना वाश में गिरी है और हम उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। 10 मिनट बाद फ़ोन आया तो वो डेथ हो गई है। जब मैं ये सुनता हूँ, मैं शुगर मरीज़ हूँ, मेरी अपनी तबीयत ख़राब हो जाती घर में, और आधा घंटा पौना घंटा मेरा भाई मेरी भाभी मुझे संभालती हैं, मुझे ठीक करती हैं, फिर हम इधर आते हैं तो आगे देखता हूँ जो मेरी बहन मस्जिद पड़ी हुई थी। हम अंदर जाते ही नहीं हैं, हम सारी रात बाहर ही बैठे रहते हैं। दफनाने के बाद हम शाम को फ्री होते हैं थोड़ा सा, तो हम ईद का नमाज का जनाजा जाते हैं, दुआ करेगी मैं और मेरा भांजा नुमान। पीछे मेरा भतीजा आ जाता है बाबर अली, वो भी उस पीछे हमारे पास है, कब्रस्तान आ जाते हैं। आगे कहता है कि चाचू आपको पता है फूफू को क्या हुआ है? मैं नहीं क्या हुआ है? कहता है उसको कत्ल हुआ है। मैं चौंक जाता किसने कत्ल किया है? कहता हमजा ने। और दूसरा पता कौन नाम है? मैं कौन है? जब उस्मान का नाम लेता है तो मैं तो सुन लेते नहीं कि मेरा भांजा ना सुन के गिर जाता है, उसके अपनी बहन का नाम सुन के, उसके तसल्ली देकर में वो कैसे वो बताते हैं इन दोनों कत्ल किया। मैं अच्छा चलो शाम के बैठ बात करते हैं। रात होती है कि 8-9 का टाइम होता है, फिर मुझे मेरा भतीजा बाबर अली कहता है चाचू आपसे बात करनी है, हम बाहर जाकर कहीं बात करते हैं। हमारे मिलने वाली अजीज़ राजगढ़ में रहती हैं सुहेल मियाँ, उनके घर चले जाते हैं। इनकी पूरी फैमिली होती है बाबर अली की ना, मेरी भाभी की पूरी फैमिली और मैं और नुमान तीनों उनके घर ही जाते हैं। नुमान की मिसेस की पूरी फैमिली? हाँ जी। तो बाबर अपनी बहन को कहता है वज़ू करके आ। मैं दिन में सोचता हूँ वज़ू क्यों करा रहा है, दिन में वसवसा आता है। जब वज़ू करके आती है फिर कहता है कुरान शरीफ लाया जाए। हालांकि जिनके घर में बैठे वो मना भी करते हैं कुरान शरीफ लाना, वैसे बात कर लो, कहते नहीं कुरान शरीफ आना चाहिए। कुरान शरीफ हाथ पे रख के कसम खाती है, पेट पे रख कहती है हम जो बोलूँगी सच बोलूँगी। ये ऐसे ना मैं बवर्ची खाने में खाना पका रही थी, उस्मान और हमजा अंदर आए, उन्होंने मुझे चुटिया से पकड़ा, मुझे कमरे बंद कर दिए और उन्होंने डंडे मार मार के ना अम्मी को मार दी। मैं उनके पाँव पड़ती रही हूँ, वासे पाती रही हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। अंदर जाकर मुँह में तकिया रखा, 10 मिनट ऊपर बैठे रहे हैं और बाद में उन्होंने दाएँ हाथ पे और पेट पे करंट भी लगाया उन्होंने मारने के बाद। मैं कहा अच्छा, मैं कहा तुम्हें कैसे छोड़ दिया उन्होंने? तुमने सबूत थी, पक्का सबूत थी। कहती उन्होंने बोला था कि अगर तुमने जबान खुली तुम्हें मार दें। मैं बेटा जब उन्हें पकड़े जाना था फिर तुम्हें कैसे मार सकते थे? तुम तो एक सबूत ही उन्होंने, तुम्हें तो एक थप्पड़ की मार थी, तुम पहले तो आपका काम हो जाना था, आपको कैसे छोड़ दिया उसने? लेकिन कहती नहीं वो चाचू ने मुझे छोड़ दिया इसी हालत में। मैं कहा तुम साथ हो। जब वो मेरा भतीजा बाबर अली कहता है जब आप ये तमाम बात हो रही थी, क्योंकि आप तो पहले से भी एक बात भी जानते थे, हाँ जी, आपने ये बात बता दी? नहीं उस पर मैंने बात बताई, मैं खामोश ही रहा ना उस वक्त। मैंने तुम साथ हो, पहले ये मैंने बोला तुम साथ हो। हम घर आ गए। घर आने के बाद फिर मैंने हमजा से पूछा, हमजा ने मैंने बोला कि बेटा तुम सच बताओगे ना? मैं वादा करता हूँ मैं मामू तुम्हारा, मैं तुम्हें ना राही दिला दूँगा, हम तुम थाने नहीं जाने देंगे। वो बच्चा था, उसने A से लेकर Z सब बात बता दी कि बीला ऐसा हमारे साथ, बीला कहते हैं ना प्यार से घर में से, अनीला साथ थी, हमजा ने कहता मैं साथ और उस्मान, तीनों ने मिल के मारा है। और मरने के बाद अनीला ने बाप भी माँ के मुँह के ऊपर जूते में 3 जूते मारे हैं कि तुमसे मेरी जान छूट गई है। ये उसकी बातें बताएं। 30 दिन 40 दिन का मैंने अपने कमरे में कैद रखा है, हमें कुछ नहीं सही पूरी बात नहीं बताई। ये इनकी आपस में जायज़ तलब, मुझे तो इल्म था ना। जब थाने गए हैं तो वहाँ से एक तोते की तरह सब बोलना शुरू कर दिया। भाभी उसको दवाई खिलाती थी, रोज़ाना दवाई खिलाते थे, हमें मौका नहीं मिलता था ना कि इसको जान से मारने का, कोई ना घर में आ जाता था। उस दिन मौका मिला है और हमने उसका काम कर दिया। कहता जब हम अम्मा नशे में होती थी ना, मैं कुर्सी डाल बाहर पेटी के पास बैठ जाता था और उस्मान और नीला अंदर कमरे में चुटकी लगा अंदर बैठ जाते थे। क्या करते मुझे कहना है नीलम, लेकिन अंदर चले जाते कमरे में। बाहर अम्मी का ख्याल रखता कि अम्मी उठ ना जाए कहीं, उसने ये हमें बताया। अनीस बेबी के शोहर और नुमान के स्टेप फादर भी मौजूद हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे बताएं कि आप जब घर पहुँचे तो क्या देखा आपने? मैं 19 फरवरी को घर आता हूँ शॉप से वापस, तो आके दरवाज़ा लॉक करता हूँ तो आगे से उस्मान आता है मेरा दिमाग। वो कहता है कि आंटी ना वाशरूम में गिर गई हैं तो आप 1112 पे कॉल करें। मैं ना उधर ही खड़े होकर कॉल कर देता हूँ। तो यहाँ से 5 मिनट की मुसाफत पे सड़क है, तो वहाँ पे चला जाता हूँ और एम्बुलेंस लेके आ जाता हूँ। जब मैं अंदर आता हूँ ना तो वो स्ट्रेचर गाड़ी गली के अंदर नहीं आती, तो स्ट्रेचर हम अंदर ले आते हैं उतार के, तो देखता हूँ तो वो खून में लथपथ इधर पड़ी थी।
मैंने इनसे कोई सवाल नहीं किया, बस मैंने उनको चेक किया है तो बिल्कुल वो सांस वगैरह हर चीज़ बंद थी। इतने में वो एम्बुलेंस वाला भी अंदर आ जाता है, ज़ाहिर बात है वो भी डॉक्टर ही होते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपका रिश्ता क्या है? मैंने कहा मेरी मिसेज है। कहते हैं कि वो डेथ होगी इनकी। मैंने कहा नहीं यार ये बात नहीं है, ये पहले भी वाशरूम में बाज़ दफ़ा जाती हैं ना, तो जब वापस आती हैं उनका सांस गुम हो जाता है। इस तरह मामला तो 1-2 दफ़ा हुए हैं, तो हम हॉस्पिटल ले जाना चाहते हैं। उसने कहा कि हमें तो कोई इतराज़ नहीं, चलें। हम उस स्ट्रेचर पे डाल के एम्बुलेंस में ले जाते हैं और मुंशी हॉस्पिटल करीब ही है, उधर चले जाते हैं। उधर डॉक्टरों ने कन्फर्म कर दिया कि इनकी डेथ हो गई। उधर उन्होंने कहा कि पर्ची बना के लाओ और डेड बॉडी ले जाओ। मैं जब उधर आता हूँ दूसरी तरफ, तो उधर पुलिस बैठी होती है। तो पुलिस ने थोड़ा सा शक डाला उधर। उसने कहा कि आपकी क्या रिश्ता है? मैंने कहा मेरी मिसेज है। कहते हैं कि ये कत्ल लग रहा है, ये वाशरूम में नहीं गिरी। मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरी बहू है, मेरा दिमाग है, मेरा अपना सक्का बेटा है हमज़ा, वो घर में मौजूद थे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। वो कहते हैं कि हम मुतलका पुलिस को बुलाना चाहते हैं, अपना आईडी कार्ड दो। मैंने कहा मेरे पास आईडी कार्ड नहीं है, घर में है। तो कहते मंगवाओ। मैं चाबी निकाल के अपने दिमाग को देता हूँ कि जाओ घर से अलमारी से मेरा आईडी कार्ड लेके आओ। अच्छा। वो आईडी कार्ड लेके आता है। तो हम उस टाइम एमरजेंसी में होते हैं, ठीक है, एमरजेंसी वार्ड में उधर होते हैं। तो मेरे पीछे वो पुलिस वाला खुद आ जाता है। वो कहता है कि ये अपना आईडी कार्ड पकड़ो और आप डेड बॉडी ले जाओ साइन करके। अब मुझे नहीं पता उस्मान ने उसको कुछ दिया है नहीं दिया या क्या उसकी बात हुई है। बहरहाल हम डेड बॉडी घर ले जाते हैं। सारी रात इधर, घर छोटा है, हम अंदर नहीं रख सकते थे, गली में हमने ना रखी मैयत। सुबह 10 बजे जनाजा होता है। जब जनाजा दफना के हम वापस आते हैं ना, तो सारा दिन गुजर जाता है। ज़ाहिर बात है सारी रात हम भी जागते रहे और सारा दिन भी गुजर गया, सबको थकावट हुई थी। तो जब रात को हम उस कमरे में गए हैं ना जिस कमरे में इन्होंने मर्डर किया था, तो वो उनकी छत पे खून, दीवारों पे खून, ये इधर स्ट्रीट स्टैंड, हर तरफ खून ही खून था। तो हमने कहा कि ये इतना खून इधर कैसे आ, गिरी तो वो वाशरूम में है, तो इधर कैसे आ गया। खैर हमने खामोश रहे, उस वक्त भी कोई बात नहीं की। सुबह दिन हुआ है तो कुल थे हमारे कोई 10-11 बजे। तो वो उधर बाहर बंदों में मैं बैठा हूँ, तो मेरा ना दिमाग आता है, सबसे पहले मुँह भी वो ही खोलता है। अच्छा। दिमाग आता है, कहता है अंकल एतमाद में लेने के लिए। हाँ जी, अंकल जी मैंने आपसे कोई बात करनी है। मैंने उससे बोला बच्चे बैठ जाओ इधर मेरे पास। कहते नहीं आप साइड पे आओ। मैं साइड पे ले जाता हूँ गली के कोने पे, तो वहाँ ले जाकर ना वो मेरे कानों में ना हैंड फ्री लगाता है। कहते हैं ये रिकॉर्डिंग सुनो। उस रिकॉर्डिंग में ना हमज़ा और मेरी बहू दोनों ना कत्ल का प्लान कर रहे हैं, मारने का। तो वो रिकॉर्डिंग सुन के मैंने कहा आपसे, आपके पास ये रिकॉर्डिंग कहाँ से आई? कहता कि हमज़ा नहा रहा था तो उसका मोबाइल से पड़ा था और मैंने निकाल ली। मैंने कहा उसने तो पासवर्ड लगाया होता है। कहता नहीं वो मुझे पता था। मैंने कहा चलें ठीक है। मैं उसकी बात सुन के बाहर नहीं जाता, मैं सीधा अंदर आ जाता हूँ। हमज़ा से पूछता हूँ हमज़ा ये क्या बात मैं सुन रहा हूँ यार? कहता है नहीं पापा जी ऐसी कोई बात ही नहीं है। खैर वो नहीं मानता। जब मैं उसको रिकॉर्डिंग की बात बताता हूँ ना कि ये वाली रिकॉर्डिंग सुने ज़रा, सुने नहीं, मेरे पास तो थी नहीं, मैंने रिकॉर्डिंग बताई कि इस तरह मैंने सुनी है। जब ये सुनाता हूँ ना तो वो पूरी बात बताता है। अच्छा, वो बात बता देता है? पूरी बात बता देता है। वो जब बात बतानी शुरू करता है, मैं साथ से ये मेरे भाई हैं अख्तर साहब, इनको मैं बुला लेता हूँ। हम दोनों ने उससे पूछा, उसने सारी बात बताई कि हम 3 माह से प्लान कर रहे हैं मारने का, कत्ल करने का। तो इसमें उस्मान भाई और मैं और बहू, ये तीनों शामिल हैं। भाभी का नाम भी लिया उसने। तो खैर हमने इसकी बात सुन ली, लेकिन इस बात का उस्मान को नहीं बताया। अब जब बहू को पता चला कि इन्होंने रिकॉर्डिंग सुन ली है, उसने अपनी नई स्टोरी सुनाई अपने मियाँ को। बाहर ले जाके वज़ू किया, कुरान पाक पे हल्फ दिया, बल्कि वो रोकता रहा मैं मुलविस नहीं हूँ इसमें। हाँ जी, वो कहती है कि नहीं ये बात ये है, मैं आपको हकीकत बताती हूँ, अम्मी मरी नहीं मारी गई है। उसने कहा ये कैसे? कहती है कि मैं ना किचन में खड़ी थी तो मेरे बालों से फड़कर ना ये साथ वाले कमरे में मुझे बंद कर देते हैं। उस्मान और हमज़ा दोनों डंडे मार के मार देते हैं। बाद में उन्होंने करंट भी लगाया है। तो उसने बोला कि फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? जब लाश बाहर पड़ी थी, अम्मी बाहर पड़ी थी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कहती मैं डर गई थी। उसने कहा अब डर किसी ने उतारा? खैर उसकी बात भी सुन ली।
अब जो उस्मान था ना वो बातों बातों से पूछता था मुझे कि क्या करना क्या है क्या नहीं करना, लेकिन अब हकीकत पता चलता था मुझे, हर हकीकत का सारी बात का मुझे पता चल गया था, बल्कि नुमान बेटे को, अख्तर साहब को और मुझे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप जैसे कि आपने तमाम बात बताई है, अब घर में दोनों बहनें तो नहीं थी, दोनों बहनें शादीशुदा हैं। जी बिल्कुल। घर में होते थे आप या नुमान की वालिदा और वो बहू जी। तो क्या नोक झोंक और ऐसी कौन सी रंजिशें नजर आती थी घर में जो इतना इसका बाइस एक कत्ल हो गया? नहीं, हमारे घर में नोक झोंक छोटी मोटी होती थी, लेकिन कभी ये नहीं है कि हमारे कभी कोई ख्याल आया कि मैं घर से बाहर जाऊं, पीछे इतनी ज्यादा लड़ाई हो जाए? नहीं, ऐसा मौका ही नहीं आया हमारे घर में। कभी भी ऐसा कोई सीन, कभी कोई मारपीट हुई हो? नहीं, कुछ नहीं हुआ, कभी भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब वो अच्छी बनी रहती थी, खातून अच्छी बन के बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल है। और जो हमारा दामाद है ना वो भी बहुत अच्छा था हमारे साथ, इतना अच्छा था कि मेरा ख्याल है 8 माह में मैंने उसके मुंह से कोई अल्फाज नो वाला सुना ही नहीं। जो भी काम बोल रहा है, जिधर भी कहा है यस यस, यही बात थी। लेकिन इस बात का दूर दूर तक पता नहीं था हमें। 8 माह पहले शादी की है तो बहू आई है, और दामाद भी 8 माह पहले आया। और जो ये मेरा बेटा था ना हमजा, ये उधर अपने चाचू के पास रहता था गांव में। तो मैंने पहले 2-3 दफ़ा कोशिश की है लाहौर में लाने की उसको। जारी बात है, हर माँ बाप की कोशिश होती है कि बच्चे पास आ जाएं। बेशक। तो अब 8 माह पहले वो भी मान गए तो उन्होंने भेज दिया। तो मैंने इधर कोई दुकान थी दही बल्ले की, उधर आके काम के लिए उसको छोड़ दिया। तो वो ठीक आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। लेकिन इस बात का दूर दूर तक हमें पता भी नहीं था कि ये काम ये करने वाले हैं। तो मैंने वो हमजा से पूछा, भाई आपने क्यों किया? तो इधर तो नहीं माना, लेकिन पुलिस के सामने इंकशाफ उसने कर दिया कि मुझे ना हर हफ्ते पैकेज लगवा के देते थे और पैसे भी देते थे। तो मैंने बोला पैसे तो आप मुझसे लेते हो हर हफ्ते। बहरहाल वो एक तो पैसों का लालच भी आ गया, और आप इनका आपस में क्या तल्लक है, क्या रिश्ता है, वो तो पुलिस ही बता सकती है। अब ठीक है, तो क्या चाहते हैं अब आप ये बताएं? हम तो यही चाहेंगे कि इंसाफ मिलना चाहिए हमें। पुलिस क्या कहती है अभी तक? एक मिसाल सुनी आपने कि वो कहते हैं कि माँ मर जाए तो दोबारा नहीं लभदी, लेकिन मेरे बच्चों की माँ फौत हो गई सी आज तो 12 साल पहले, लेकिन ऐस माँ ने उन्होंने माँ बन के वाया सी। हमारे घर में सुतेलापन है ही नहीं था, ना मैंने दिखाया ना उसने दिखाया बेचारी ने। इस बच्चे को ऐसी हरकत करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए था कि मेरे बाप का घर भी उजड़ जाएगा। किसी की सोच इसको ना आई। मेरी बहू और मेरा बेटा ये दोनों नहीं कर सकते थे अगर उस्मान मुलव्वस ना होता। तो अगर उस्मान अकेला भी होता तो ये दोनों मौका ना देते, तो वो अकेला भी नहीं कर सकता था। बहरहाल इन्होंने बहुत अजियत से मारा है, बहुत ही अजियत से मारा है। तो हम चाहते हैं कानून की आस पे बैठे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमें कोई ना कोई कानून साफ दिलाएगा। आजकल वज़ीर आला है मरियम नवाज साहबा, वो भी देखते हैं हम, वो घर घर जाती हैं, जहाँ कहीं भी आवाज़ सुनती है वो पहुँचती हैं। तो मेरी इल्तिजा है अगर मेरी आवाज़ सुन लें तो काइंडली हमें इंसाफ दिला दें। वो बहुत अच्छी खातून थी, इतनी अच्छी, मेरे पास मिसाल नहीं, अल्फाज नहीं है। इतनी अच्छी खातून थी कि अपने सामने गुनाह होते हुए देख रही, लेकिन घर बचाया। उसने बेटियों के साथ नहीं शेयर की, मेरे साथ नहीं शेयर की, लेकिन इन जालिमों ने मौका नहीं फिर दिया उसको। आपने अनीस बीबी के तमाम घर वालों के बयानात सुने, बेटे के बयान सुना, बेटियों के बयानात सुने, शोहर के सुना, मामू का सुना। इंतहाई अफसोस, अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं। इंसानी जो अक्ल है वो हक्की बक्की रह जाती है कहानी सुन के। यहाँ पर अब जो बयानात सारे इकट्ठे हुए हैं, जितनी बातें सुनी हैं, यहाँ पर कानून आ जाता है अब, और इंसाफ के बस बचता क्या है पीछे? सिर्फ इंसाफ। बहुत उम्मीदें लगाए बैठी है फैमिली आपसे मरियम साहिबा, इनकी उम्मीदों पे पूरा उतरें, और बेशक जो नुकसान इनका हो गया वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन शायद इंसाफ मिल जाए तो ज़ख्म हल्के से भर जाए।